हेलो लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफ कॉफी एंड क्लॉजेस, जहां पर हम अपनी कॉफी के साथ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द बेरा डिस्कस करते हैं। सो आई होप आप अपनी कॉफी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अपने साथ में लेकर बैठे हो। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले तो मेरी आवाज थोड़ी खराब होगी बिकॉज मेरे को कोल्ड हो रखा है, तो प्लीज बेयर विद मी। एंड दूसरी बात, ये जो हमारा एक्ट है वो डील करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर एक्ट है जो सिर्फ कंज्यूमर्स के किसी भी कंप्लेंट या रिड्रेसल से डील करता है। पर्पस, सबसे पहले हम किसी भी बेरा का पढ़ते हैं, पर्पस यही है, इसका सिंपल सा पर्पस है, अगर आप नाम से देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सो इमीडिएट रिलीफ दिलाने के लिए कंज्यूमर के को जल्दी से इन्फोर्समेंट एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोसीजर, और जैसे अब जितने ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं तो उसको स्पीडी रिलीफ दिलाने के लिए कंज्यूमर एक्ट 2019 हमारा एस्टेब्लिश हुआ। ये जो रिप्लेस करता है वो हमारा 1984 का पुराना एक्ट को रिप्लेस करता है। अब हम अगर आगे बढ़े तो इसकी डेट, जो इन्फोर्समेंट डेट है वो 9 अगस्त 2019 है। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ेंगे, हमें पूरा एक्ट कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि ओवरव्यू लेंगे कि एक्ट में है क्या और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव या अपने नॉलेज के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सबसे पहले आता है सेक्शन 25। सेक्शन 25 बात करते हैं हमारा कंप्लेनेंट की। कंप्लेनेंट किसको कहते हैं? देखिए, हम एक नॉर्मल कंज्यूमर है, हमें कहेंगे वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन को कहेंगे, अगर कोई है किसी का क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कह देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को कह देंगे, सेंट्रल अथॉरिटी को कह देंगे। तो ये सारे याद करने फिर भी आसान है कि हमें कह रहे हैं, वॉलंटरी को कह रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट को कह रहे हैं, कंज्यूमर। फिर थर्ड बोले तो आपने अगर ऑर्डर में पढ़ा है सीपीसी में कि जो सेम पार्टी के इंटरेस्ट होते हैं तो उनको भी ज्वाइंट सूट में डाल देते हैं, ज्वाइंटली पार्टी बना देते हैं। तो सेम इसमें भी यही है, अगर आपका इंटरेस्ट सेम है तो आपको भी कंज्यूमर माना जाएगा। तो कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट, अगर मेरी डेथ हो गई है तो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और अगर मैं माइनर हूं तो मेरा गार्डियन को भी हम लोग कंज्यूमर कहेंगे। तो इसका सेक्शन नंबर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 25 विच टॉक्स अबाउट द कंज्यूमर। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु विच कंज्यूमर विच इज अ कंज्यूमर, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज लेता है उसको कंज्यूमर कहते हैं, या फिर कोई वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन से तो उसको कहेंगे, या फिर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफी चीजें खरीदती है तो उसको भी कंज्यूमर ही कहते हैं। सेंट्रल अथॉरिटी जो है उसको भी कंज्यूमर कहते हैं, और अगर किसी का सेम इंटरेस्ट है एक साथ मिला के उस पूरे ग्रुप को भी कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, एलआर को और हमारे गार्डियन को याद रहेगा। ठीक है, अब कंज्यूमर क्या होता है? सेक्शन 27 में कंज्यूमर बोल रखा है, इसकी बहुत एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो ये है, मैं आपको रीड करके बोलती हूँ। तो इसमें दो डेफिनेशन दे रखी है। पहला है, बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड और एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स अदर देन द पर्सन हु बाइज सच गुड्स फॉर कंसिडरेशन पेड और प्रोमिस्ड, पार्टली पेड और प्रोमिस्ड, sorry, or under any system or default payment system when such use is made with the approval of such person, but it does not include or obtains of goods for resale of any commercial purpose। तो मैंने तो इसका सीधा सीधा मतलब बताया कि निकाला कि ऐसे कोई पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज बाय करता है फॉर कंसिडरेशन, उसकी पेमेंट करता है पार्ट, या तो पेमेंट कर देता है, फुल्ली पेड होता है या फिर पार्टली पेड होता है, या फिर डिफर्ड पेमेंट सिस्टम से पेड करता है, और ये जो गुड्स होते हैं वो कमर्शियल सेल के लिए नहीं होते तो उनको हम कहते हैं कंज्यूमर। सेम फॉर सर्विस। सर्विस में बोला है, हायर्स एंड अवेयर्स एनी सर्विस फॉर कंसिडरेशन व्हिच हैज बीन पेड, प्रॉमिस टू पेड और पार्टली प्रॉमिस टू पेड। इसमें प्रॉमिस टू पेड भी लगा दीजिए, बिकॉज हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है कि हमारे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सारे कंसिडरेशन माने जाते हैं। पास्ट में हम लोग टाइम बाद डेट, जो फिर जो राइटिंग में लिखे जाते हैं वो माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमारा प्रॉमिस टू पेड, पार्टली पेड और फुल्ली पेड, डिफर्ड पेमेंट सिस्टम से सारे वो है, बट इट शैल नॉट बी यूज फॉर द कमर्शियल यूज। तो ये पूछ सकता है आपसे कि कंज्यूमर की डेफिनेशन में कि ये इंक्लूड होता है या नहीं। तो जो भी गुड्स कमर्शियल यूज के लिए बाय किए जाएंगे तो उसको हम लोग नहीं मानते एज अ कंज्यूमर। ठीक है, सेक्शन 25 हो गया, सेक्शन 27 हो गया। सेक्शन 28 कहता है, अगेंस्ट होम कंप्लेन हैज बीन मेड, जिसके भी खिलाफ कंप्लेन मेड हुई है तो फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसमें मैंने वो लिखना भूल, कंज्यूमर डिस्प्यूट कहते हैं उसको, मैं ये लिखना भूल गई।
कंज्यूमर डिस्प्यूट कहते हैं, जिसके भी खिलाफ कंप्लेन होती है, एलिगेशंस फाइल होते हैं और कंप्लेन फाइल होती है, उसको कंज्यूमर डिस्प्यूट कहते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर्स। वैसे इसके पहले एक और थी, वो है 216 का ई कॉमर्स, मतलब बाइंग एंड सेलिंग गुड्स डिजिटली। पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर्स का इसकी डेफिनेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एक बार देखा है पेपर में आया हुआ, और इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है कि एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस टू एनेबल अ प्रोडक्ट सेलर और एंगेज इन एडवर्टाइजिंग। पहले हु प्रोवाइड टेक्नोलॉजी सबसे पहले कि क्या कहते हैं, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और एडवर्टाइजिंग करने के लिए भी। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमारा सेलिंग ऑफ गुड्स आता है, एडवर्टाइजिंग ऑफ गुड्स भी आता है, इंक्लूडिंग एनी ऑनलाइन मार्केट। हम आगे जाके पढ़ेंगे, अगर हमारा कोई भी फॉल्स गुड्स क्या कहते हैं, फॉल्स क्लेम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उसके ऊपर भी हमारी पेनल्टी लगती है। जैसे अभी हमारी एक न्यूज में था कि किसी ब्रांड पे पेनल्टी लगी थी, वो इसके अंदर ही लगती है, सेक्शन 21 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, एक बार और सेक्शन नंबर देख लेंगे हम आगे। फिर हम लोग सीधे बीच का थोड़ा बाद में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ते क्या है हमारा। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें है, ये है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कमीशन कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या क्या इसमें इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो सेक्शन 28 में हमारा लिखा हुआ है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट वाला है वो कैसे होगा। ठीक है, पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाला पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 28 याद रखेंगे, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट सबसे नीचे आता है, तो 28। ठीक है, तो इसको स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करते हैं। इसमें हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और 2 मेंबर्स होते हैं। देखो 28 है तो 2 ही मेंबर्स होंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, रिड्रेसल कमीशन कमीशन जो है, रिड्रेसल कमीशन बेसिकली हमारा, एक सेकेंड होल्ड करिएगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो जो हमारा क्या कहते हैं रिड्रेसल कमीशन का होता है, जो जहाँ पर कंज्यूमर अपना क्या कहते हैं कोई भी अपनी कंप्लेन लेके जाता है, तो उसका मेन ही तरीका यही होता है कि उसको क्या कहते हैं फेयर और स्पीडी वो मिल जाए, क्या कहते हैं उसका जो मैटर है वो फेयर और स्पीडी तरीके से सेटल हो जाए, और क्या कहते हैं उसका खत्म हो जाए। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। मीडिएशन सेंटर भी इसलिए बना रखे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐसे क्राइम नहीं है, तो वो सेटलमेंट की भी बात करते हैं। बट इधर हमारा है कि रिड्रेसल कमीशन जो है वो स्पीडी और कॉस्ट इफेक्टिव और फेयर रेजोल्यूशन जो है कंप्लेंट्स को राइट और उसके राइट्स को सेटल करता है। ठीक है, उसके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करता है। जैसे कोई भी आपको डिफेक्टिव गुड मिल दिया या सर्विसेज मिल गई या अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है, तो उस पर आपको प्रोवाइड करेगा रिलीफ, और जल्दी प्रोवाइड करेगा, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कमीशन जो है वो हमारा फॉर्म हुआ है सेक्शन 28 में। वो हमारा फॉर्म होता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। इसमें प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जुरिडिक्शन क्या होती है इसकी, जुरिडिक्शन पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन अकॉर्डिंग टू, ये रिवाइज जुरिडिक्शन है अकॉर्डिंग टू ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021, जो कि है 50 लाख। इसके अभी अभी हमारा रिवाइज जुरिडिक्शन हुआ है 50 लाख है। पहले हमारी अलग थी, करोड़ में थी, पर अभी 50 लाख है। ठीक है, सेक्शन 34 में दे रखी है। सेक्शन 40 की अपना ऑर्डर खुद रिव्यू कर सकते हैं, 30 डेज में ये फाइल करेगा रिव्यू का। ठीक है, सेक्शन 41 अपील टू स्टेट, स्टेट को अपील दे सकता है, ये अपील कर सकता है। कौन से ग्राउंड्स पे, फैक्ट ऑफ लॉ पे, बस फैक्ट एंड लॉ दोनों पे कर सकता है। और 45 डेज में ये अपील कर सकता है हमारे स्टेट वाले रिड्रेसल कमीशन में 50% ऑफ अमाउंट पे करके। ठीक है, फिर उसके बाद अगर सेटलमेंट की अपील है तो वो नहीं जाएगी कहीं भी। ठीक है, लिमिटेशन पीरियड इसका 2 साल का है। जब भी ये हम लोग आगे पढ़ेंगे 72 में या 71 में कि लिमिटेशन पीरियड क्या है। तो 24 28 याद रहेगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन रिड्रेसल कमीशन है, जिसकी हमारे क्या कहते हैं 28 में है, प्रेसिडेंट है, 2 साल के लिए है। 40 में इसका रिव्यू होगा, 30 डेज का रिव्यू फाइल कर सकता है, 45 डेज में अपील जाएगी फैक्ट और लॉ के बेसिस पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा है क्या कहते हैं, ये स्टेट का CDRC है, मतलब कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन स्टेट के है, वो 42 में है। 42 में जैसी 42 आ गया वैसे आप जान लीजिए इसमें 4 मेंबर्स होंगे। ठीक है, एस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश्ड है।
इसमें प्रेसिडेंट है या फिर एटलीस्ट 4 मेंबर्स है, ठीक है। मैंने बताया ना उसमें 28 थे तो 2 मेंबर्स थे डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर 48 है क्योंकि 4 मेंबर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद 34 में यहाँ पर जुरिडिक्शन उसकी थी, यहाँ पर 47 में है और इसकी जुरिडिक्शन वहां पर 50 लाख तक थी। यहाँ पर स्टेट में हमारा 50 लाख टू 2 करोड़ तक के डिस्प्यूट यहाँ पर सेटल कर सकते हैं हम, मतलब कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 50 में इसकी ओन रिव्यू ऑर्डर हो रहा है, 30 डेज में इसका रिव्यू ऑर्डर हो जाएगा। अपील जाएगी नेशनल कमीशन को, 30 डेज में जाएगी इसकी अपील। इसका अलग है, इसका 30 डेज में जाता है, इसका 45 डेज में जाता था, इसका 30 डेज में आता है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट दोनों का जाता था, इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। 50% ऑफ अमाउंट इसका दे सकते हैं, ठीक है। अब जल्दी से आ जाते हैं हम लोग नेशनल CDRC में। 50 क्या क्या तो 28, 42 और 53, यहाँ पर 53 है। ये हमारा एस्टेब्लिश करता है CG, जो हमारा दिल्ली में एस्टेब्लिश करता है। नेशनल जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है वो हमारा दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड है, तो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है अंडर सेक्शन 54 प्रेसिडेंट है और इसमें भी एटलीस्ट 4 मेंबर्स है, ठीक है। इसके जुरिडिक्शन अबव 2 करोड़ रुपीस को सेटल करना है। फिर उसके बाद सेक्शन 60 की ये रिव्यू कर सकता है इट्स ओन ऑर्डर्स ऑन इट्स ओन मोशन। 67 में अपील जाती है SC को, 30 डेज में अपील जा सकती है 40-50% अमाउंट को पे करके। अच्छा, इसमें जो रिव्यू है वो सब में 30 डेज ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। आपको क्या याद रखना इसमें इम्पोर्टेंट है, सेक्शन नंबर की इसमें आ रहा है हमारा SDRC आ रहा है 28 में, फिर 48 में, फिर उसकी 42 में, फिर उसके बाद 53 में, ठीक है। 823, ठीक है। बाकी 245, ठीक है। 823 याद रखिएगा आप, 823। फिर उसके बाद 2 मेंबर्स, 4 मेंबर, 4 मेंबर, ये याद रखिएगा। कंसिडरेशन तो जरूरी याद रखिएगा कि उसकी पिक्यूनरी लिमिट कितनी है, 50 लाख टू 2 करोड़ और अबव 2 करोड़। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर ये याद रखिएगा। रिव्यू तो रिव्यू का भी 50 का आसानी है, 40, 50, 60, ये तो आसानी है। फिर उसके बाद 41 में अपील है, 51 में अपील है, 67 में अपील है, ठीक है। तो ये टेबल तो आपको याद हो ही जाएगी। फिर उसके बाद काउंसिल की बात करते हैं। सेक्शन 3 हमारा बात करता है काउंसिल एस्टेब्लिश होता है, ये हमारा रिड्रेसल कमीशन एस्टेब्लिश हुआ है। अब हमारे काउंसिल कैसे एस्टेब्लिश होता है, सेक्शन 3 में हमारा सेंट्रल में एस्टेब्लिश हो रहा है, सेक्शन 4 में हमारा स्टेट में एस्टेब्लिश हो रहा है, सेक्शन 8 में हमारा डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। सेंट्रल में जो एस्टेब्लिश हो रहा है वो कौन एस्टेब्लिश कर रहा है, तो सेंट्रल में सेंट्रल काउंसिल एस्टेब्लिश करता है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। यहाँ पर 3 चीजें एस्टेब्लिश होती है, एक तो रिड्रेसल कमीशन हो गया, फिर उसके बाद काउंसिल हो गया, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे CCPA भी करता है, अथॉरिटी भी हमारा सेंट्रल अथॉरिटी भी एस्टेब्लिश होती है यहाँ पर, तो ठीक है। काउंसिल हो गया, ये हमारा वो एडवाइजरी काउंसिल होता है। इसमें कौन कौन होता है, देखो ऊपर वाले में हमने देखा था रिड्रेसल कमीशन में प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स 4 मेंबर्स होते थे, पर इसमें जो होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश वो अपॉइंट होते थे, पर इधर जो है हमारे सेंट्रल में हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का मिनिस्टर होता है, जो सेंट्रल द्वारा ही मतलब अपॉइंटेड होता है, ठीक है। और इनका ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होता है, ये मे बी प्रिस्क्राइब बाय एक्ट, जो भी एक्ट प्रिस्क्राइब करेगा वो होंगे। एक सेकंड, मेरे पास एक मैसेज आ रहा है, बस एक सेकंड। एक सेकंड हो, हेलो। ठीक है। तो इसमें ऑफिशियल, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। फिर उसके में सेक्शन 3 में हमने पढ़ा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो एडवाइजरी काउंसिल होती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर स्टेट अफेयर्स इसमें जो होता है चेयरमैन होता है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं, जो कि क्या कहते हैं एज प्रिस्क्राइब बाय द एक्ट होता है। तो अभी जो करंट में है वो है ब्रेकडाउन ऑफ द काउंसिल ऑफ मैनेजर, 36 मेंबर्स अभी इंक्लूडेड, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स उसका चेयरमैन है ही, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स,
फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी चेयरमैन है। वाइस चेयरपर्सन इसका है स्टेट कंज्यूमर अफेयर्स का। ये सब इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना है कि 36 मेंबर अभी करंटली है इन सेंट्रल कमीशन उसमें, ठीक है। 36 मेंबर्स है, इसमें सेक्रेटरी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, काफी लोग हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेट कंज्यूमर काउंसिल में। स्टेट कंज्यूमर काउंसिल में अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री इसका जो होता है ये एस्टेब्लिश होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में द्वारा हुआ था एंड इधर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हुआ है। फिर उसके बाद इसमें जो होगा सबसे पहले हम लोग इसको भी एडवाइजरी काउंसिल ही होता है। फिर उसके बाद इसमें जो मेंबर्स होंगे सबसे पहले चेयरमैन पर्सन वही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ऑफ स्टेट इसका चेयरपर्सन होगा। और ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल इसके कितने मेंबर्स होते हैं एज पर रूल्स, इसमें 10 होता है। 10 ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं जो सेंट्रल नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट इसमें वो करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में भी यही होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो एस्टेब्लिश करेगी काउंसिल अंडर सेक्शन 8। मैंने आपको सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 8, सेक्शन 4 है, एक सेकंड, स्टेट का शायद सेक्शन 4 नहीं है, सेक्शन 6 है। हाँ, इसका सेक्शन 6 है क्योंकि हमारा सेक्शन 4 तो लिमिट बताता है कि वंस कब कब बैठी है काउंसिल, ठीक है। ये हमारी सेंट्रल वाली फर्स्ट मतलब एक ही बार बैठती है, वंस इन अ ईयर। इसकी हमारी 2 इन अ ईयर और इसकी हमारी 2 इन एवरी ईयर, ठीक है। इसका हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको अब पता चल गया। अब मैं आपको बताऊँ तो सेक्शन 3 में हमारा सेंट्रल काउंसिल है। सेंट्रल काउंसिल में हमारे मेंबर्स होंगे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का चेयरपर्सन, अभी इसमें करंटली 36 मेंबर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगा काउंसिल। अब इसमें भी ये भी एडवाइजरी काउंसिल है, इसके भी चेयरपर्सन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का वो होगा, क्या कहते हैं चेयरपर्सन होगा जो भी मिनिस्टर होगा। और इसमें 10 पर्सन होते हैं जो भी नॉमिनेटेड बाय होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होती है वो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है। और क्या कहते हैं इसमें होता है एडवाइजरी काउंसिल है, कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं, अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो हमारा हो गया सेक्शन 3, सेक्शन 6 और सेक्शन 8। और पिछला का था 28, 42 और 56 53, सॉरी। वैसे ही मेंबर्स जो मैंने आपको बताया 30 जो अभी 36 है, इसमें नेशनल कमीशन में, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन में नहीं, नेशनल काउंसिल में, सेंट्रल काउंसिल में तो ये फिक्स नहीं है हमने, पर अभी करंटली 36 ही है। फिर उसके बाद सेक्शन 10 बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CCPA विच वाज कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये हमारी अथॉरिटी है, ये एस्टेब्लिश होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और ये रेगुलेटर मैटर्स करती है। कोई भी राइट्स या वायलेशन होता है कंज्यूमर्स का तो ये ही है जो अथॉरिटी जो मेन है वो करती है। ऊपर केसेस जाते हैं पर ये रेगुलेट करती है उनके सारे मैटर्स, ठीक है। इसमें कौन कौन होता है, चीफ कमिश्नर होता है और अदर कमिश्नर होता है। हमने उसमें पढ़ा प्रेसिडेंट होता है, रेगुलेटरी कमीशन में प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर होते हैं, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन होते हैं, इसमें होता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का स्टेट और मेंबर्स प्रिस्क्राइब, ठीक है, ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल। इसमें हमने CCPA में पढ़ा कि हमारे 2 मेंबर्स होते हैं, चीफ कमिश्नर और अदर कमिश्नर होता है, HQ दिल्ली में ही होता है, ठीक है। सेक्शन 15 बात करता है ये सेंट्रल अथॉरिटी जो है CCPA है वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी एस्टेब्लिश करेगा जो डायरेक्टर जनरल के थ्रू एस्टेब्लिश करा जाएगा। और इनका पर्पस होगा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बिठाना इन्हीं सारे मैटर पे, ठीक है। ये सेंट्रल अथॉरिटीज को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब आपको समझ आ गया, आपने पढ़ा सेक्शन 28, सेक्शन 28, सेक्शन 42 एंड सेक्शन 53 हमारा रिड्रेसल कमीशन की बात करता है। सेक्शन 3, सेक्शन 6 और सेक्शन 8 हमारा काउंसिल की बात करता है। NCCPA की अथॉरिटी हमारा सेक्शन 10 एंड सेक्शन 15 में बात करती है, ठीक है। सॉरी, इसमें हमारे पास ये एस्टैब्लिश किया है CCPA कहाँ एस्टैब्लिश होती है और इसके मेंबर्स कितने हैं। HQ भी इसका पूछ लेते हैं कभी कभी तो वो भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन विंग इसमें सेक्शन 15 में एस्टैब्लिश हो रही है। कंप्लेंट जो जाएगी इसमें CCPA में जाएगी, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी जा सकती है, राइटिंग में भी जा सकती है। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और कमिश्नर रीजनल ऑफिस के थ्रू ही जाएगी,
ठीक है। सेक्शन 18 बात करते हैं पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी की। अब इसकी पावर्स क्या होती है, ये तो यहाँ पर मेंशन है, पर पावर क्या क्या होती है। तो इसकी पावर है, अगर उन्होंने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो बिठाई थी अंडर सेक्शन 15 में, तो उससे वो सेटिस्फाइड हो जाता है ऑर्डर से, तो वो पास कर सकते हैं सच ऑर्डर की वो वापस गुड्स मंगवा ले। ठीक है। और एक और है कि वो पेनल्टी दे सकते हैं कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की, जो मैंने ऊपर आपको बोला था सेक्शन 21 में, वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की। ये सिर्फ हमारे डिफेक्टिव गुड से डील नहीं करता, ये हमारे सारे डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट से भी डील करता है। तो पेनल्टी इसकी 10 लाख है या 50 लाख है, सब्सिक्वेंट 50 लाख है। ठीक है। 1 ईयर और 3 ईयर्स की इसमें वो है, ये भी पूछ लेता है 21 में, क्योंकि 21 हमारे बहुत लगते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बहुत बनाते हैं। जैसे कि आपने रियल जूस में देखा होगा, रियल जूस में वो लोग सारे फ्रूट्स करते हैं, तो आपको लगता है फ्रूट जूस है, बस वो सारे आर्टिफिशियल चीज है, तो वो आपको डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो सेक्शन 22(1) आपके रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसके लिए अपना क्या कहते हैं डिस्प्यूट फाइल कर सकते हैं अंडर CCPA में, और वहां पर आपको कब तक पेनल्टी मिलेगी, आपको 10 लाख से लेकर 50 लाख तक पेनल्टी आपको वापस मिल सकती है, आप पे उनको लग सकती है, जो कि गवर्नमेंट को मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद 1 ईयर टू 3 ईयर तक उसका 1 ईयर से 3 ईयर्स तक उसका क्या कहते हैं वो रहेगा, क्या कहते हैं आगे उसको सजा हो सकती है। सेक्शन 24 अपील। अपील जो इन ऑर्डर्स का होगा कि जैसे आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगा दी या फिर वो कर दिया या फिर आपको गुड्स वापस करा दी, तो उसकी अपील जाएगी, कहाँ जाएगी, उसकी अपील जाती है सेंट्रल अथॉरिटीज की अपील फाइल कर सकता है नेशनल कमीशन में 30 डेज के लिए, और 20 क्या कहते हैं 30 डेज के लिए अपील फाइल कर सकते हैं, नेशनल कमीशन में जा सकते हैं उसके। ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन। सेक्शन 55 बात करता है जो नेशनल कमीशन हम बनाएंगे क्या कहते हैं ऊपर, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है कि उसकी क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगा, ये बहुत बार पूछा जा सकता है। हु मेक रूल्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रूल्स, तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है। और वो ऑफिस होल्ड करेंगे नेशनल कमीशन के लोग सिर्फ 5 ईयर्स के लिए, और ये अपॉइंटमेंट के लिए वो क्या कहते हैं हमारे एलिजिबल होंगे। ठीक है। प्रेसिडेंट जो होंगे वो हमारे 70 ईयर्स के लिए, 67 ईयर्स के लिए। अब इसमें एक बात करी रखी है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021, जो कि हमारा RDB एक्ट में भी हमने पढ़ा था। इसका जो बोला गया है कि अगर नेशनल कमीशन जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के बाद अगर कोई भी इस्टेब्लिश हुई है, तो उसके गवर्न होंगे उसके रूल ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के थ्रू। बस एक छोटा सा सेगमेंट और बचा हुआ है। सेक्शन 69 बात करते हैं लिमिटेशन की। लिमिटेशन पीरियड हुआ है आपको, अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में अगर केस फाइल करना है, स्टेट काउंसिल में वो केस फाइल करना है, नेशनल काउंसिल में केस फाइल करना है, तो आपको विद इन 2 ईयर तक फाइल करना होगा, जब तक आपके साथ वो ग्रीवेंस अराइज ना हुआ हो फ्रॉम दैट डेट। फिर उसके बाद इन्फोर्समेंट, सेक्शन 71 बात करते हैं इन्फोर्समेंट। अब जो ये ऑर्डर देगा नेशनल कमीशन, हमारा स्टेट कमीशन जो ऑर्डर देंगे, तो इनका सेम वो होगा, क्या कहते हैं सेम एग्जीक्यूशन होगा जैसे हमारा ऑर्डर 21 में होता है, द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के थ्रू। ठीक है। सेक्शन 72 बात करते हैं पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर। ये बात करते हैं कि अगर आपने ऑर्डर को कंप्लाइन नहीं किया तो आपको क्या पेनल्टी लग सकती है। तो इसकी नॉट लेस देन 1 मंथ है और कैन बी एक्सटेंड टू 3 ईयर्स है। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी पेनल्टी कभी कभी पूछ लेते हैं। बिकॉज देखो ये पेनल्टी लग रही है, तो इसमें नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ये जो इनके पास जो पावर है DCNC और SC की है, तो JMFC की पावर है। इनके पास जो ये पावर है वो JMFC की पावर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये केस समरियली ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। सेक्शन 73 बात करता है अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 72। जो ये 72 ये वाला है पेनल्टी वाला, मैंने आपको बताया ऊपर सिर्फ एक ही फैक्टर इन लॉ में बात करता है, वो होती है इसकी अपील। क्या कहते हैं सेक्शन 41 में जो 28 का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट CDRC की है, तो इसकी अपील जब स्टेट के पास जाएगी तो ये सिर्फ फैक्ट एंड लॉ पे होगा, बाकी लॉ के पास जाएगी, लॉ की अपील जाएगी, मतलब क्वेश्चन ऑफ लॉ की, और सेम विद क्वेश्चन ऑफ लॉ। पर यहाँ पर जो है जब सेक्शन 72 में जब पेनल्टी इम्पोज होगी विद 1 ईयर टू 3 ईयर्स और 25,000 टू 1 लाख, तो इसकी जो अपील जाएगी वो जाएगी हमारी क्या कहते हैं 72 पे जो फैक्ट और लॉ दोनों के बेसिस पे जा सकते हैं। 30 डेज में इसकी अपील जानी चाहिए। ठीक है। वहां पर जो थी हमारी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रेजोल्यूशन जो था, रिड्रेसल कमीशन जो था, वहां पर हमारी जो जा रही थी अपील वो जा रही थी 45 डेज में, बाकी सब में 30 डेज में।
इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि डीसी, एससी और एनसी के पास जेएमएफसी की पावर होती है और ये केस समरीली ट्राई कर सकते हैं। समरीली तो आपको पता होगा क्यों बोल रहे हैं, ये समरी केसेस को इसलिए रेफर कर रहे हैं ताकि आपका स्पीडी डिस्पोजल हो, फेयर डिस्पोजल हो और आपको इफेक्टिव कॉस्ट आपको जल्दी ही मिल सके। तो जब आपने देखा होगा हमारा सीपीसी में भी जो है ऑर्डर 37, अगर मैं गलत ना हूँ तो वहां पर आपको जो समरी केसेस दे रखा है तो वहां पर आपको 3 मंथ्स की सजा मिल सकती है। और क्या कहते हैं हमारा बीएनएसएस में भी दे रखा है कि आपको क्या कहते हैं समरी जब ऑर्डर करेंगे तो आपको 3 मंथ्स की सजा दे रखी है। पर अगर एक्सटेंड जब हम लोग देखते हैं कि हमारा समरी केसेस जो एनआई एक्ट में हम पढ़ते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो हम पढ़ते हैं वो 1 ईयर तक उसकी सजा दी जाती है। तो हमारा सेम जब स्पेशल एक्ट में जाते हैं तो समरी केसेस में हम लोग सजा बढ़ा सकते हैं। तो इसमें भी हमारा 1 मंथ से लेकर 3 ईयर्स तक एक्सटेंडेड है। बाकी लोग कम देते हैं वैसे, पर क्योंकि ये सारे केसेस जो होते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल के, तब तक ये बहुत हाई प्रोफाइल के लिए होते तब तक नहीं देते। ठीक है, 1 लाख की पेनल्टी लग रही है कॉन्ट्रवेंशन ऑफ ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब हाँ, सेक्शन 74 सबसे इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 74 में आपको एक बार रीड करके बताती हूँ। सेक्शन 74 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर मीडिएशन सेल। तो अब द स्टेट गवर्नमेंट शेल एस्टेब्लिश अ कंज्यूमर मीडिएशन सेल टू बी अटैच टू द ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड द स्टेट कमीशन ऑफ द स्टेट। तो हर स्टेट कमीशन में, हर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट जो है एक मीडिएशन सेल एस्टेब्लिश करेगी ताकि ये मैटर्स अपने मीडिएशन के थ्रू सेटल हो सके विद कम बायर और सेलर को कम वो क्या कहते हैं बर्डन उठाना पड़े। पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल कमीशन से अटैच जो है वो मीडिएशन सेल बनाएगी। ठीक है, सेक्शन 74 अटैचमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मीडिएशन सेल, ये इम्पोर्टेंट है। आगे वैसे हम लोग मीडिएशन एक्ट में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो अब इसके हम एमसीक्यू बाद में देखेंगे। अभी हमने ये देख लिया है, तो अब इसके अगर होगा कोई पॉइंटर्स बचा होगा तो मैं उसको छोटी सी वीडियो में आपको कवर कर दूंगी। इसकी डेट याद रखनी है 9 अगस्त। इसमें सेक्शन 74 याद करना है, सेक्शन 24, 48 और 53 याद रखना है, सेक्शन 3, सेक्शन 6, सेक्शन 8 याद रखना है, सेक्शन 21 याद रखना है, सेक्शन 10, सेक्शन 15 याद रखना है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिकॉज 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। तो आई थिंक इट विल बी इनफ फॉर यू टू कवर दिस एक्ट विद दिस मच। सो आई थिंक आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए। आई होप ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाए तो मैं मेन लॉ पे शिफ्ट होंगी आपकी वीडियोस बनाना। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरी क्या कहते हैं काश मेरा जुकाम जल्दी सही हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय लव वीडियोस।